जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 दिनों में टर्की के अंदर बैक टू बैक 4 बार भूकंप आए हैं। बैक टू बैक 4 बार अर्थक्वेक आने के क्या रीजंस हैं? इस कहानी को अपने आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो चलिए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। मेरे साथ मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए समझते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से बार-बार टर्की में भूकंप आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मंडे 6 ऑफ फेब 2023 को एक भूकंप आता है 7.8 की स्केल का और इसमें टर्की की मेजर सिटीज जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। 7.5 का एक और भूकंप आता है उसके थोड़ी देर बाद और टर्की की और भी कुछ सिटीज इसमें अफेक्ट होती हैं जो साउथ ईस्ट की तरफ लाई करती थी। और उसके बाद 6.0 स्केल का एक और भूकंप आया। उसमें टर्की के साथ साथ सीरिया भी अफेक्टेड हो गया। तो हम देख सकते हैं टर्की और सीरिया अगल बगल ही हैं। तो टर्की के साथ साथ सीरिया में भी उसका इफेक्ट दिखाई पड़ा। फिर 7 ऑफ फेब को एक और भूकंप आ जाता है 5.4 की स्केल का और इसमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की जो है वो प्रभावित होता है। माना जा रहा है कि अभी तक 7,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और अलग-अलग आंकड़ों को देखा जाए जैसे लोगों की रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ये एक्सपेक्टेड है शायद 33,000 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इस डिजास्टर के बारे में कि क्या हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इमेजिन करें अपनी अर्थ को, तो इसको हम सोच सकते हैं कि एक ये पैन है जिसके अंदर मिल्क रखा हुआ है और अगर हम मिल्क को गर्म करके छोड़ देते हैं तो ऊपर की सतह हो जाती है ठंडी और वहां पे पड़ जाती है मलाई और नीचे जो रहता है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में मिल्क रहता है। दोस्तों, अपनी अर्थ की ये जो क्रस्ट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, इसको हम लोग इस मलाई की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जो दूध के ऊपर मलाई पड़ती है उसकी तरह इमेजिन कर सकते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि क्या हुआ है, इस मलाई में कुछ क्रैक्स पड़ गए हैं। इस मलाई में कुछ क्रैक्स इस तरह से पड़ गए हों, लेकिन अभी सब कुछ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। सब कुछ क्रैक्स पड़ गए हैं, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नीचे दूध है वो अपनी जगह रखा रहेगा, मलाई अपनी जगह रखी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ी-सी भी हलचल होती है, तो क्या होगा? तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये होगी कि ये मलाई जो होगी ऊपर की, वो थोड़ा बहुत हिलेगी और जो ये क्रैक्स पड़े हुए हैं मलाई पर, ये आपस में रब करेंगे और यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी, वो इन क्रैक्स के पास में ही दिखाई पड़ेगी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो नीचे हलचल हुई है दूध में, ये मलाई को फाड़ करके मलाई के ऊपर आ जाए। इस तरह से हम अर्थ को इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर भरा हुआ है बहुत सारा मैग्मा वगैरह अर्थ के कोर में और ऊपर जो हमको रॉक्स दिखाई पड़ती हैं, वो अर्थ की एक मलाई की परत है और इस मलाई की परत में पड़े हुए हैं बहुत सारे क्रैक्स। ये जो क्रैक्स पड़े हुए हैं मलाई की परत में, इन क्रैक्स को हम लोग बोलते हैं, जो छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है मलाई की परत इन क्रैक्स की वजह से, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है इसका हल्का-फुल्का समझ में आ गया होगा, हल्का-फुल्का आइडिया हुआ होगा आपको। अब थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं इस मैप के हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी प्लेट दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। ये अपने आप में मलाई का एक अलग टुकड़ा है। इंडियन प्लेट मलाई का अपने आप में एक अलग टुकड़ा है। उसी तरह से अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, ये सारे मलाई के अलग-अलग टुकड़े हैं। और ये सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में कनेक्टेड हैं हल्का-फुल्का और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं। अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब कुछ जैसी दुनिया चल रही चलती रहेगी। लेकिन सपोज़ करिए अर्थ के नीचे कोई प्रॉब्लम आती है, अर्थ के नीचे कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। हो क्या रहा है कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के नीचे होती है छोटी-सी हलचल। अर्थ के नीचे होती है थोड़ी-सी छोटी-सी हलचल कहीं यहाँ पर, ठीक है? अभी अगर कुछ हलचल होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा? यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी, ये प्रोपेगेट करके अर्थ के सरफेस तक जाने की कोशिश करेंगी। अर्थ के सरफेस तक जाने की कोशिश करेंगी। कुछ वेव्स अर्थ के अंदर रास्ते में ही डिसॉल्व हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। कुछ वेव्स सरफेस के पास तक पहुँचेंगी और सरफेस के पास पहुँचने वाली वेव्स को हम नाम देंगे सरफेस वेव्स का और जो अर्थ के अंदर ही रह जाती हैं, उनको हम जानते हैं बॉडी वेव्स के नाम से। अब दोस्तों, इस पॉइंट के जो सबसे पास में सरफेस मिलेगा अर्थ का, वहां पर इस हलचल का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जाएगा। इस पॉइंट के सबसे पास में जो सरफेस पड़ेगा अर्थ का, वहां पे सबसे ज्यादा हलचल देखी जाएगी, वहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा जाएगा और इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं एपी सेंटर के नाम से। ये पॉइंट जहां पर हलचल हुई है, जहां कोई प्रॉब्लम आई है, इसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी अर्थक्वेक में, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फोकस पॉइंट और दूसरा होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर वो पॉइंट है
अर्थ में जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस हुए, और फोकस पॉइंट वो है जहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम आई है। अब जितना ज्यादा दूरी पर होगा ये फोकस पॉइंट अर्थ के सरफेस से, नुकसान उतना कम होगा। अगर ये फोकस पॉइंट अर्थ के सरफेस के बहुत पास में कहीं यहाँ पर है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा अर्थ के सरफेस को, और अगर कहीं नीचे डिस्टेंस पर है तो उसको कम इफेक्ट करेगा। ये तो लॉजिक सिंपल सी बात है। तो इसी हिसाब से इनको हम डिवाइड करते हैं, किसी को बोलते हैं शैलो, किसी को बोलते हैं डीप, और इस तरह से फोकस पॉइंट को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ये सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स, इनको कभी हम ज्योग्राफी की सेशन में समझेंगे। अभी हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर चुके हैं कि अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं। अब टर्की में क्यों आ रहे हैं इस बात पे आते हैं। तो अगर हम दोस्तों टर्की के पास की टेक्टोनिक प्लेट्स को नोटिस करें तो क्या हो रहा है। अगर हम लोग टर्की के पास की टेक्टोनिक प्लेट्स को नोटिस करें तो ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, लेट मी चेंज द पेन कलर। यस, अगर आप इस रीजन पे ध्यान दें तो ये है हमारा टर्की, ठीक है। अगर हम एक बार फिर से वापस जाते हैं उस वर्ल्ड वाले मैप पर, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ेगा टर्की जो है, टर्की जो है हमारा, लेट मी सिलेक्ट दिस कलर, टर्की जो है कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर इस रीजन को आप थोड़ा अच्छे से जूम करके देखेंगे तो हमारा वो ये कहानी है। यहाँ पर एक प्लेट होती है एनाटोलियन प्लेट, और इस प्लेट में क्या हो रहा है, ये प्लेट एक तरह से बीच में फंसी हुई प्लेट है। ऊपर इसके यूरेशियन प्लेट पाई जाती है, इधर साइड में अरेबियन प्लेट है, और इसके साउथ साइड में पाई जाती है अफ्रीकन प्लेट। तो एनाटोलियन प्लेट जो है वो बीच में एक फंसी हुई प्लेट है, और इसी प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा टर्की बसा हुआ है, ठीक है। एक प्लेट एनाटोलियन प्लेट के नाम से है, ये पूरी 3 प्लेट्स के बीच में फंसी हुई है। एक प्लेट है हमारी अफ्रीकन प्लेट, एक प्लेट है अरेबियन प्लेट, और एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। और ये जो एनाटोलियन प्लेट जो फंसी हुई है, इसी के ऊपर टर्की पूरी बसी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर अर्थ के अंदर कोई भी हलचल होती है, एपिसेंटर वाली कहानी, कोई भी हलचल होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट सबसे पास वाली जगह पे दिखाई पड़ेगा। अब हलचल होती क्यों है, अब ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव करती हैं तो कभी कभी आपस में रब कर जाती हैं। ये जो हमने अलग अलग तरह की प्लेट्स देखी, नीचे की हल्की हल्की सी भी हलचल होगी तो आपस में रब करेंगी, और जब भी ये रब करेंगी इस तरह की कोई भी चीज होगी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी इन प्लेट्स के कॉर्नर्स पे, इन प्लेट्स के बॉर्डर्स पे, जिसको हम फॉल्ट लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम फॉल्ट लाइन के नाम से जानते हैं, जो दो प्लेट्स का जंक्शन होता है, जो दो प्लेट्स का बॉर्डर होता है। अगर हम टर्की को नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम टर्की को यहाँ पर ठीक से नोटिस करें तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि पूरा का पूरा टर्की इन इस तरह की फॉल्ट लाइन से भरा पड़ा है, क्योंकि 2-3 प्लेट्स यहाँ पर आके मिल रही हैं। अब अर्थ के अंदर हल्की सी भी प्रॉब्लम होगी, सीधे उसका असर दिखाई पड़ेगा टर्की के इन फॉल्ट लाइन्स के पास में। और हम लोग अगर नोटिस करें तो सीरिया और टर्की के पास में सबसे ज्यादा डिजास्टर पाया गया है, यहाँ पर दोनों में बहुत ज्यादा भूकंप आया है। ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा भूकंप पाया गया है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट लाइन पर बसे हुए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आखिर क्या रीजन है कि टर्की में इतने खतरनाक भूकंप आए हैं और बार बार क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्की जो बसा हुआ है, अगर हम नोटिस करें तो पूरा का पूरा टर्की यहाँ फॉल्ट लाइंस पर ही बसा हुआ है। और इस जंक्शन की वजह से ये जो पूरे जंक्शंस हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह के प्लेट्स के जंक्शंस, इन प्लेट्स के जंक्शंस की वजह से, इधर हमारी यूरेशियन प्लेट है, इधर हमारी अरेबियन प्लेट है, इधर हमारी अफ्रीकन प्लेट है, तो इन सभी प्लेट्स के जंक्शन की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप पाए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया रीजन कि टर्की में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। अब भूकंप आए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ टर्की, बहुत लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 33,000 लोगों के आसपास कैजुअलिटीज होंगी। अब ऐसे में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो बनता है। तो पूरी दुनिया की अगर सपोर्ट की बात करें तो अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग सपोर्ट दिए हैं। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडिया ने भी टर्की को यहाँ पर रिलीफ सपोर्ट दिया है। इंडिया ने भी क्यों दिया है, मतलब ये क्यों देखने वाली बात है। रीजन ये है कि कश्मीर का कोई भी मुद्दा होता है या फिर कोई भी इस तरह के मुद्दे रिलेटेड होते हैं, तो टर्की की जो आवाज होती है, जो टर्की की बातें होती हैं, वो उनमें से इंडिया की खिलाफत की थोड़ी बहुत झलक दिखाई पड़ती है। यानी कि टर्की कहीं ना कहीं इंडिया से नफरत की झलक दिखाई पड़ती है, उनकी बातों में इंडिया के खिलाफ नफरत दिखाई पड़ती है। तो उसके बाद भी इंडिया मदद कर रहा है टर्की की। क्या ये सही है? क्या हमें करना चाहिए? क्या इंडिया में ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई होती, क्या टर्की हमारे साथ खड़ा होता? दोस्तों, खड़ा होता कि नहीं होता ये सोचने का समय नहीं है। हम लोग बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब पूरा दुनिया हमारा परिवार है। अगर पूरी दुनिया को हम परिवार मानते हैं तो भले ही वो हमारे साथ जैसे भी टर्म्स रखते हों, लेकिन मुसीबत के समय हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, और वो हम खड़े हैं। और इसकी जो झलक दिखाई पड़ी है, इसकी वजह से जो हमको एक चीज दिखाई पड़ी है, वो ये दिखाई पड़ी है एक ट्वीट के माध्यम से। जो टर्की के अम्बेसडर इंडिया आए हुए थे, उन्होंने लिखा है दोस्त जो है वो हिंदी और टर्किश इन दोनों ही लैंग्वेज में कॉमन वर्ड है, दोनों का मतलब होता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने अपना एक प्रोवर्ब बता दिया है, और उस प्रोवर्ब का मतलब होता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इंडिया को इस तरह से इन्होंने बोला है कि आप ऐसी मुसीबत के साथ समय हमारे साथ खड़े रहे हैं, आप ही असल में हमारे फ्रेंड हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास जी की एक लाइन थी, हमने
हमने दुनिया में मोहब्बत का असर ज़िंदा किया है, हमने दुश्मन को गले लग लग के शर्मिंदा किया है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही नज़र आता है। इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है, वो कुछ ऐसी है कि जो हमारे दुश्मन भी होते हैं, उनको भी हमारी तारीफ़ करनी ही पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग ऐसे समय में उनका साथ दे देते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की तरफ से ऑफ़र क्या किया गया है? इंडिया की तरफ से मेडिकेशन ऑफ़र किया गया है और कुछ रेस्क्यू टीम ऑफ़र करी गई है। मेडिकेशन के टर्म्स में देखें तो आर्मी के फील्ड हॉस्पिटल्स हमने दिए हैं, कुछ मेडिकल टीम भेजी है और कुछ इक्विपमेंट्स भी भेजे हैं। रेस्क्यू के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रेन्ड डॉग्स का स्क्वाड भेजा है, जो कि लोगों को ढूँढ के पता लगाएँगे कि कौन से मलबे में कितने लोग दबे हुए हैं, कितने लोग फँसे हुए हैं, किनको बचाया जा सकता है। सर्च और रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स को हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो इंडिया अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है उनकी हेल्प करने की। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल स्टैंस अगर देखें इस अर्थक्वेक का, इसका कोई जियोपॉलिटिकल इफेक्ट देखने की कोशिश करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाई पड़ने वाली है यहाँ पर। वो इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे, जो भी कहे, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। अगर हम इसकी जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो अभी तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थी कहीं न कहीं, अपने और नेचुरल गैसेज़ वगैरह के लिए। इनका प्लान ये था कि हम रशिया को बाईपास करके, कोशिश करके, यहाँ सेंट्रल एशिया से हम लोग खरीदना शुरू करेंगे नेचुरल गैस, जिससे कि रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। लेकिन अभी हम लोगों ने जो नोटिस किया कि यहाँ रास्ते में पड़ रहा है टर्की, यूरोप और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का मेन रास्ता है। हम लोगों ने क्या नोटिस किया है? टर्की में इतने भूकंप आए, उसकी वजह से इतनी भीषण तबाही हुई है। दोस्तों, अगर इतनी भीषण तबाही टर्की में है, और टर्की हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भूकंप प्रोन इलाकों में है, अर्थक्वेक प्रोन इलाकों में है, बहुत ही फ्रीक्वेंट वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। इसलिए इनका जो प्लान था, कहीं न कहीं खतरे में पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, अगर ये लोग कनेक्टिविटी बनाते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू ही गैस ट्रांसफ़र करी जा सकती है। अब पाइपलाइन फट सकती है, इस तरह के भूकंप होंगे, तो अल्टीमेटली लॉस तो सभी का होना है। इस वजह से साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, इस सब के दौरान एक फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। आइए ज़रा उस पे भी बात कर लेते हैं। तो फेक न्यूज़ ये सर्कुलेट हो रही है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है इंडियन एयर फोर्स को अपना एयर स्पेस देने के लिए। इंडिया यहाँ पर है, टर्की है कहीं यहाँ पर। अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस मिल जाता, तो इंडिया आराम से इस तरह से जा सकता था टर्की। लेकिन एक न्यूज़ ये स्प्रेड हो रही है हर जगह कि पाकिस्तान ने मना कर दिया है अपना एयर स्पेस देने के लिए। इस वजह से इंडिया को ये लंबा रास्ता तय करके टर्की जाना पड़ रहा है। इससे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। लेकिन इस न्यूज़ में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को इस इंसिडेंट के लिए कभी मना नहीं किया है। हालाँकि इंडिया ने पाकिस्तान से पूछा ही नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी का अपना प्रोटोकॉल है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हमें यूज़ ही नहीं करना है। हमें आपकी ज़रा-सी भी हेल्प नहीं चाहिए किसी भी काम के लिए, और इस प्रोटोकॉल की वजह से हमने पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं यूज़ किया है। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर होता, अगर पाकिस्तान खुद कहता कि प्लीज़ ऐसे समय में आप हमारा एयर स्पेस यूज़ कर लीजिए, हम पूरी तरह से आपको परमिशन दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बचना इस चीज़ से चाहिए कि पाकिस्तान ने हमें देने से मना कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ इस तरह की फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो आपसी दुश्मनी और बढ़ती ही जाएगी, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ करते हैं अपने इस डिस्कशन का एंड। मिलेंगे जल्दी ही किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ, और इसी तरह के कुछ नए मुद्दों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।